हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त फ्रेंड सौरभ मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस.एस. सरस्वती क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने आपको आज की सीरीज़ की स्टार्टिंग की बताई थी, तो वो सीरीज़ हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट के कारण हम जरा वीडियो बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा था, जिसके कारण यहाँ पर टिक ऑलरेडी आंसर पर हमने लगा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, जैसा कि अब मैं यहाँ पर आंसर पर टिक लगा ही चुका हूँ, मैं आपको समझाता जाऊँगा कि कौन कौन सा आंसर है, कैसा है। साथ में मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि फ्रेंड, जो भी मैं यहाँ पर टिक लगे हुए हैं, ये सारे आंसर सही हैं, बट मैं ये इनके सॉल्यूशन वगैरह जो भी होंगे, ये किस टाइप से आंसर कैसे सही हो रहा है, ये कैसे सही आया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा तब मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूँगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को फ्रेंड्स क्या करना है, मेरा साथ देना है और आपको अच्छे से पढ़ना है हमारे संग मिलके। तो चलिए आज ये साथ मिलके पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है ये चीज़। तो चलिए, मैथ की सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इसका मतलब है कि हम आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मतलब 30 चूज द करेक्ट हम आपको बताएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ख्याल से, वो आपके पेपर के लिए बहुत लाभकारी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसको मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो समझिएगा कि हम क्या क्या बताने जा रहे हैं। हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाएंगे, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सब्र रखना है और थोड़ा धीरज रखना है। तो इसलिए आई होप आप हमारा साथ देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको सामने दिया है, पहला दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो देखिए, पढ़ते हैं पहला। इफ द शेडो ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन सन इज रूट में 3 टाइम्स इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमने जो सन की यहाँ पे लाइन बताई जा रही है, उसमें ये बोला जा रहा है कि यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की रूट की 3 गुना हो, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब उन्होंने पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण हुआ क्या। तो हमारा सही आंसर क्या है, 30 मतलब 30 डिग्री होगा उन्नयन कोण। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हम आपको एक्सरसाइज के जब सवाल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इफ रेडियस ऑफ 2 कंसंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, then the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle is। इसका मतलब है फ्रेंड्स, यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, तो बाह्य वृत्त की प्रत्येक भाजीवा जो अंतवृत्त की स्पर्श रेखा हो उसकी लंबाई क्या होगी। बता सकता है कोई? मैं बता देता हूँ, 6 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन एन आर, आर यहाँ पे जो दिख रहा है ARE, ये मत समझिएगा यहाँ पे ये वर्ब है, कोई ये वर्ब नहीं है। ये आर वो वाला है जिसको हम हिंदी में चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। एन आर ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। इसको हम हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, आज ही हम समझते हैं। वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या, चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर है R इजिकल्स टू में एंगल मल्टीप्लाई में रेडियस। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चाप मल्टीप्लाई में कोण, चाप इजिकल्स टू में कोण मल्टीप्लाई में त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑक्योर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। इसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, आज ही समझते हैं। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखो फ्रेंड्स, सीधा सीधा फंडा है। अगर आप है ना, कोई घटना है जो घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता समझते हो, प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है संभावना। संभावना होती ना, उसे ही तो हम प्रायिकता कहते हैं। क्या हम संभावना क्या हो सकती है, अगर मान लो कोई घटना ही है जो घटित ही नहीं हो रही, तो उसकी संभावना क्या होगी, 0 ही तो होगी कि नहीं। एक तो नहीं कह सकते अपन, इसलिए क्या होगी हमारी, 0। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चुटकी बजाते ही, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिया है इफ 2 सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर joined together along their bases, then the curved surface area of this new solid is। इसको हम हिंदी में पढ़ें तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं। यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या को R समझा गया है, त्रिज्या के अर्धगोले आपस में सटाकर जोड़ दिए जाएं,
तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा इसका सही आंसर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनने पूछा है ना कि जब है ना अर्धगोले को आपस में सटाकर जोड़ दें, तो हम सटाकर मत समझो, अर्धगोले को अगर आपस में एकदम जोड़ दिया जाए तो उनने पूछ लिया कि जो नया ठोस हमें जो मिलेगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने है, अ मैन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल को हम कहते हैं बिजली का खंभा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट एट द ग्राउंड इज 60 डिग्री इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल इज 25 मीटर, देन द हाइट ऑफ द पोल विल बी। हिंदी में समझा देता हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको और अच्छे से डिटेल में समझने आए। एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है। शिखर मतलब चोटी, समझ रहे ना, चोटी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने हाथ में एक पेन खत्म या फिर एक उंगली ले ली मैंने, मैं अगर बोलूं ये उंगली को पेन समझ लेता हूं, ठीक है, तो ये पेन की चोटी क्या है जी। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि एक जो हमारे जो बिजली के खंभे है उसके शिखर से देखता है, धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। उन्होंने बोला कि जब वो एक शिखर से देखता है तब धरातल के एक बिंदु का जो अवनमन कोण है 60 डिग्री है। तो यदि खंभे के पास से बिंदु की दूरी, खंभे के पास मतलब खंभे के नीचे जो धरातल है ना, धरातल से वो जो बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है 25 मीटर हो, तो खंभे की ऊंचाई बताओ। तो ऊंचाई क्या होगी हमारी 25√3 मीटर, 25√3 मीटर। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए दोस्तों। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। इतना तो यार हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं और आप हमसे भी उम्मीद रखिए, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of the tangent in a circle is 24 centimeter and the distance of a cube from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, friends, जैसे कि आपके सामने दिया गया है ये क्वेश्चन, आ जाइए इसको हम पढ़ के बताते हैं कि क्या मतलब है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, क्या बोला मैंने, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये बताइए। तो इसका सही आंसर है 7 सेंटीमीटर। क्या है भैया 7 सेंटीमीटर। देखो याद है, तुक्के मत लगा लेना, पेपर में एग्जाम में जाओगे तो पढ़ के जाना। और ये सारी चीज़ें तो सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ जानना चाहते हो कि ये सॉल्व कैसे होगा तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि भैया हम तो तभी आपको वीडियो भेज पाएंगे ना, कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारे चैनल पर देख पाओगे कौन सी वीडियो जो इसको सॉल्व करके बता रही है। क्योंकि हम तो फिलहाल आपको अभी इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहे हैं जिससे बिना देरी करे हम जल्दी से फिनिश कर सके, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। An event is very unlikely to happen. Its probability is close to. इसका मतलब समझेंगे तो आ जाइए हम समझते हैं। एक घटना असंभावित है, एक घटना असंभावित है तो इसकी प्रायिकता निम्न के निकटस्थ होगी क्या, बताओ। इनने बोल दिया एक ऐसी घटना है जो संभव ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता निम्न के, मतलब उसकी प्रायिकता उन्होंने बोला इनमें से कौन सी होनी चाहिए, तो होगी कौन सी 0.0001, कौन सी 0.0001। फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए क्या करें, मैं अपना हाथ यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे क्या होगा आप लोग के लिए नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, है ना। जिससे आप लोग क्या कर सकोगे, आराम से इसे लर्न कर सकोगे, इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, इसलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, जिसमें हम आगे 9वें नंबर से स्टार्ट करेंगे। आ जाइए। तो चलिए, जैसे कि मैं आ गया यहाँ पर एक ब्रेक के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th नंबर का बता रहा हूँ। तो चलिए जैसे कि हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 नंबर का ओटी। देखो चूज द करेक्ट आंसर दिया है, इफ थीटा के लिए क्या करा करो, गोला खींचा करो, गोला उसके बीच में पेड़ काट दिया करो, ये थीटा कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल, एंगल जो है वो डिग्री में है, ठीक है, डिग्री में, इज द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर
देन द एरिया ऑफ द सेक्टर इज। यहाँ पे रेडियस को r मान लिया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेकिन इसको हिंदी में भी मैं बता देता हूँ क्या बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। हिंदी में बताने के लिए चलिए मैं बता देता हूँ। हिंदी में पढ़ते हैं, आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण, आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण थीटा जो कि डिग्री में है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई साहब, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग कन्वर्जेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी। वॉल्यूम क्या है, आयतन, है ना। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं, एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन। देखो यहाँ पे मैं ठोस ठोस चिल्ला रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ। ठोस तो यार आप लोग तो सब जानते होंगे। ठोस का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एकदम कर रही हो, मतलब पकड़ने में भी, और मतलब अगर आप उसको उठाना एकदम बहुत दमदार हो, समझ रहे हो ना। जैसे लोहा, लोहे को है ना क्या कहते हैं अपन, आग से भी अपन क्या कहते हैं, लोहा नहीं है, लोहे को लोहा काटता अपन ऐसे शायरी मारते हैं ना, कि शायरी मत मारना, अपन तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर में ले रहे हैं। तो एक ठोस चीज़ ऐसी जो कि है ना, उन्होंने बोला एक ठोस या दूसरे ठोस में परिवर्तित कर दो, है ना, तो एक नया आयतन बनाता है। अब जैसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तो आप क्या करो, एक दूध लो और एक पानी का गिलास लो, वो दोनों है हालांकि नया नरम चीज़, उसके एक तरीके से समझ लो। एक दूध लिया एक गिलास में, एक गिलास में पानी लिया, उसको एक लोटे में डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों को डाल के एक नया आयतन ले लेगा, मतलब दूध और पानी में मिश्रण आ जाएगा तो नया आ जाएगा ना, नया रूप। वही यहाँ पे बोला गया है कि एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करा तो एक नया ठोस का आयतन क्या होगा, उनने बोल दिया गया रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई ऐसी जो एक ठोस है और जब दूसरे ठोस में परिवर्तित करोगे तो नया ठोस बन ही नहीं सकता, अपरिवर्तित ही रहेगा, क्योंकि ये कोई ठोस चीज़ है, नरम चीज़ तो नहीं है कि अपन ने दूध और पानी को एक साथ कर दिया। आ रही है ना समझने। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अ मैन सिटिंग ऑन द ब्रिज ऑब्जर्व a boat in the river whose angle is depression is 45 degree. If the height of the bridge is 15 meter, then the distance a boat from the bridge is। यहाँ पे ब्रिज चिल्ला रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों समझ लो। ब्रिज का मतलब होता है कि हमारी कोई पुल, या बोलूँ कोई व्यक्ति है जो पुल, देखो मैं बताता हूँ, पुल पर बैठा एक व्यक्ति नदी में एक नाव देखता है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो भैया पुल यहाँ पर है ना, यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर हो तो नाव की पुल से दूरी क्या होगी, है ना। उन्होंने पूछा अगर पुल की ऊंचाई 15 मीटर हो तो नाव की पुल से दूरी क्या होगी। हम इसका सही आंसर बता दें, 15 मीटर ही होगी, क्योंकि जब ऊंचाई उसकी 15 मीटर है तो दूरी भी तो भाई 15 मीटर होगी। दिमाग लगाओ थोड़ा, इस तरीके से याद करो जिससे आपको याद रहेगा दिमाग में, क्या ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इफ टी पी टी क्यू आर द, यहाँ पे टी पी और टी क्यू है ना कोई वेरिएबल है, कोई बिंदु है या पॉइंट कह लो, ठीक है। जैसे डायग्राम में अपन वो नहीं बनाते अपन डायग्राम, तो जैसे कि अपन त्रिभुज बनाते हैं, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में 3 बिंदु नहीं होते, पॉइंट होते हैं 3, उसको हम वेरिएबल कहते हैं ना, वैसे ये वेरिएबल है। इफ टी पी टी क्यू आर द 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ लिखा है ओ, सो डैट एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, द एंगल पी टी क्यू इज, यहाँ पे पी टी क्यू बताओ, इसका हिंदी में मतलब बताएं। चलिए, यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री और एंगल पी टी क्यू क्या होगा, मतलब एंगल जो पी टी क्यू वो होगा क्या, 70 डिग्री। क्या होगा, 70 डिग्री। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। इफ द पैरामीटर्स एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर द न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज। इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे भैया, चलो बताते हैं कि भैया हिंदी में क्या बोलते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इस वृत्त की त्रिज्या है क्या होगी भैया, 2 मात्रक। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, इक्वल है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2 मात्रक ही होगी क्या नहीं, इसलिए 2 मात्रक है, इसका 2 यूनिट सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे 14 नंबर के चूज द करेक्ट आंसर हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 14 नंबर का, इन अ राइट सर्कल कौन
द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल इन द बेस इज अ। इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? आज ये पढ़ के देखते हैं भैया, हिंदी में भी पढ़ना जरूरी है वरना बच्चे हमारे समझेंगे नहीं, है ना। एक लंब वृत्तीय शंकु को आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त प्रतिच्छेद। एक और बार पढ़ रहा हूँ भैया, ध्यान से सुन लेना। एक लंब वृत्तीय शंकु को आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त परिच्छेद होगा। क्या होगा? परिच्छेद, जिसे हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त मतलब सर्कल। इनमें आंसर इसका क्या है? सही, सर्कल है, सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमें बताना है, क्या होगा? तो सही इसका आंसर बताना है, उससे पहले हिंदी में भी पढ़ के बता देते हैं। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता होगी। उन्होंने पूछा यदि किसी घटना की प्रायिकता P है, घटना की प्रायिकता कितनी? पॉजिटिव P है, तो इसकी पूरक, पूरक मतलब उल्टी। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। क्यों भाइयों? तो पूरक मतलब क्या हो गया? हमारी उल्टी। तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता होगी 1 माइनस के P। क्यों? यहाँ पे P नेगेटिव हो गया ना, यहाँ पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव हो गया ना, ये कंफ्यूजन याद रखना। इसलिए आंसर क्या है? 1 माइनस के P। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे भी हाथ जरा दे के देखते हैं कि सही है कि गलत है ना। चलिए जैसे कि यहाँ दिया है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ PQ इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि PQ की लंबाई होगी, मतलब क्या होगी? चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है PQ, जो कि केंद्र बिंदु O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलेगा कि OQ बराबर में 12 सेंटीमीटर है। समझ में आई? तो PQ की लंबाई क्या होगी? PQ की लेंथ रूट में 119 सेंटीमीटर। क्या होगा? रूट में 119 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द शैडो ऑफ अ ट्री इज 20 रूट के 3 मीटर। If the height of the tree is 20 meter, then the angle of elevation of sun will be। तो देखो फ्रेंड, ध्यान से सुनना। एक पेड़ की छाया 20 रूट के 3 है। यहाँ पे 20 रूट के 3 है ना, 20 है ना, मल्टीप्लाई में रूट के 3 में, ठीक है। 20 रूट के 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो, यहाँ बोला गया है कि जब एक पेड़ की छाया 20 रूट के 3 है मीटर और पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मतलब यहाँ न ज़्यादा ये क्वेश्चन है ना, ये सन वाला, ये एलिवेशन ऑफ सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ओटी है ना, बहुत बार रिपीट हो रही है फ्रेंड्स। इस चैप्टर को तो बढ़िया कर लेना और इसकी ओटी भी याद रहे, रिमेंबर पहले बोल देता हूँ, मोस्ट IMP है, आप लोग लिख के रख लेना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पैरामीटर्स इज। तो हमें पैरामीटर्स बताना है। इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी में मतलब चलिए ये भी बता देते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या? तो हिंदी में इसका मतलब है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिमाप होगी। देखो इसका आगे बढ़ने से एक चीज़ कॉमन बता देता हूँ। कभी भी आप है ना क्षेत्रफल वाले या एरिया वाला कोई सवाल सॉल्व करो, ये एरिया बोल रहा है आपसे, तो ऐसा कोई सवाल सॉल्व करो ना, तो याद रहे यहाँ पे जो भी इसके है ना सेंटीमीटर हो या मीटर हो, कुछ भी लगाओ, वो हमेशा स्क्वायर में मिलेगा। क्या? स्क्वायर में। तो आप इसको सॉल्व भी करो ना, सॉल्व करने के बाद नीचे स्क्वायर होना जरूरी है। अगर स्क्वायर नहीं लगाया तो इतना लिख के रख लो, नंबर कटेंगे तुम्हारे नंबर। तो इसलिए नंबर कटने से बचाने हैं ना फ्रेंड्स, तो इसको स्क्वायर लगाना जरूर। किसमें? एरिया वाले सम में, मतलब क्षेत्रफल वाले में। और जब आपसे वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम मतलब आयतन वाले सवाल अगर पूछें कि प्रूव द डेट कि सर्कल का आयतन बताओ, मतलब सर्कल वॉल्यूम ऑफ द सर्कल, समझ रहे हो, तो कभी ऐसे बोल दिया जाए या फिर कुछ और अलग तरीके से वॉल्यूम मतलब निकालने को बोले, तो उसमें वॉल्यूम में हमेशा 3 आती है पावर में। क्या आती है? 3। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें।
तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना, इसमें बोला कि परिमाप पूछ रहे हैं हमसे। क्या पूछ रहे हैं? परिमाप। तो 44 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। क्या है? 44 सेंटीमीटर। इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हम इसको सॉल्व करके आपको एक्सरसाइज में बताएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बाद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हम चाहते हैं कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए और आपको आराम से सॉल्व हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, a right circular cylinder of radius r and height h centimeter, h बड़ा है 2r से, just enclosed a sphere of diameter। देखो इसका मतलब होता है r सेंटीमीटर त्रिज्या और h सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन ने एक गोले को ठीक ठीक ढक लेता है। मतलब एक कोई लंबवृत्तीय कोई बेलन है जो किसी गोले को, मतलब एक गोला होगा उसको ढक लेता है ढंग से, उसे मतलब ढक लेगा, बाहर नहीं होने, उसमें जरा सा भी गैप नहीं होने देगा, अच्छे से ढक लेगा। तो उसके बाद इस गोले का व्यास बताओ। उनने बोला है एक गोले का व्यास बताओ। व्यास समझते हो ना, इसका आधा है, तो पूरा भाग बताना व्यास। तो कितना होगा? 2r सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या है? 2r सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब इनमें निम्न में से कौन सी ऐसी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब इन दोनों ऑप्शन में से ऐसा बताओ कि ऐसी कौन सी जो घटना है जिसकी प्रायिकता हो ही नहीं सकती। तो उसका सही आंसर क्या है? 17/16। क्या आंसर है सही? 17/16। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के साथ। ठीक है, देखो बेन a1/a2 = b1/v2 = c1/c2, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहते हैं समीकरण निकाय। ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। देखो भाइयों जी हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने बता दी है, समीकरण निकाय कहते हैं जिसे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये इक्वेशन दी गई है, इनने बोला है कि इसका सिस्टम निकाय मतलब समीकरण क्या होना चाहिए इसका। तो इसका सही आंसर है हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स इसका बोला जा रहा है कि इसके अनंत अनेक हल होंगे। मतलब इसके अनेक हल होंगे। इसका सही आंसर क्या है? इसके अनेक हल है, इसके अनेक हल होंगे, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं इसमें। ठीक है, अगला बोलते हैं 10 टर्म ऑफ द AP 10/7/4 डेस्क इज। मतलब इन AP आपने अगर एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो AP एक्सरसाइज में इन्होंने पूछा है कि 10वां 7वां 8वां 10वां 7वां चौथे में उन्होंने बोला 10वां पद बताओ। मतलब ये 10 7 4 जैसे सीरीज जा रही है तो इस सीरीज को लगातार चलते रहने दो, और सीरीज के चलते चलते लास्ट में जो 10वां पद आएगा मतलब 10वीं टर्म वो क्या होगी? वो होगी -17। क्या होगी? -17। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² - bx + c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा इज। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है, इसका सही आंसर मैं तभी समझाऊंगा जब तक समझाना सकूँ। यदि द्विघात बहुपद को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। आपको याद होगा मैंने पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये क्वाड्रेटिक होते हैं, एक है ना सिंगल भी बताया था, है ना, एक ट्रिपल वाला बताया था। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अगर आप जी वीडियो ढंग से आप समझें, लाइक करें और मजे करें। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैंने बताया, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + के c के शून्यक अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। फटाफट से इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, -b/a। क्या है? -b/a। जिसने भी हमारी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो इतना तो मैं बता दूंगा, वो देखते ही समझ गया होगा, इस बात की गारंटी है, देखते ही समझ गया होगा -b/a क्यों है। इसलिए फ्रेंड्स आप भी चाहते हो कि उसको है ना दिखाओ कि हम भी समझ जाते हैं देखते ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी पॉलिनोमियल की वीडियो को देखना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिनोमियल की वीडियो आपने देख ली ना, इतना गारंटी से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपके है ना बल्ले बल्ले हो जाएंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल की हमने वीडियो जो समझाई थी उसमें से रिलेटिव सारे कोटियाँ हमारी फंस रही हैं और हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाली हैं, और आपके पेपर में भी आ चुकी हैं कई बार। इसकी तैयारी करिए, इतना याद रहे लास्ट ईयर पेपर में आई थी ये कोटी, तो आपको बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। आगे बढ़ते हैं। If tangents PA and PB from a point P to A circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to।
इसका सही आंसर देखते हैं, क्यों भाई, है ना। तो इसका सही आंसर है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री की कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है, क्या नहीं। इसका सही आंसर है 50 डिग्री। क्या है? 50 डिग्री। अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चूज द करेक्ट आंसर है, इसे ढंग से कर लेना। ये फाइनल आपके यहाँ पर है ना 6 और रहे हैं, वो भी समझ लीजिए बस, ठीक है। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE is। यहाँ पे इसका सही आंसर पूछा जा रहा है, तो सही आंसर के लिए पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं यार, वरना हमारे बच्चे जो बैठे हैं हिंदी मीडियम वाले वो भी तो इंटरेस्टेड है समझने के लिए। तो देखते हैं, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। जो D है भुजा BC का, मतलब एक यहाँ पर एक D है जो BC का मध्य बिंदु, B यहाँ है, C यहाँ है और यहाँ पे D है, तो D क्या हो गया, BC का मध्य बिंदु हो गया ना, है ना। और त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो इसका सही आंसर है एकदम करेक्ट 4:1। क्या है? 4:1, मतलब 4:1। चलिए अगला पढ़ते हैं। द HCF का फुल फॉर्म बता देता हूँ, हाइयर कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड 404 मतलब 404 इज। इसका सही आंसर है बता देता हूँ, इसका सही आंसर है 4। क्यों? मैं ये भी बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 96 और 404 मतलब 404 का इनने बोला इन दोनों को कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिन दोनों में कॉमन है, तो उसका है 4। क्योंकि हायर कॉमन फैक्टर का मतलब ही यही होता है, HCF का मतलब ही कि कॉमन कोई वैल्यू बताना। तो क्या आंसर है सही? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c देन द वैल्यू ऑफ अल्फा डॉट बीटा मतलब समझिए ना मल्टीप्लाई में। देखें, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा का मान क्या होगा। भैया ये भी मैंने अच्छे से समझाया था क्वेश्चन, मेरे को अभी भी याद है कि ये एक्सरसाइज में मैंने बहुत बार पूछा गया था, बताया था। देखो वही एक्सरसाइज में आपका फंस रहा है, तो देख लो फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। देखो इसका है सही आंसर C/A। क्या है? C/A। ये अपॉन में लगाइए, मैंने स्लैश लगा दी लेकिन ये अपॉन में है, याद रहे फ्रेंड्स। इसे आप है ना अपॉन में ही समझना, ये नहीं करना कि स्लैश समझ लो। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 विल बी। इसका सही इसको हिंदी में पढ़े तो बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, x² - 3 का बहुपद कैसे होगा मैं बता देता हूँ। जब भी पॉलिनोमियल में ये पूछा जा रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जा रहा है तो x² - 3 में जीरो मान लो। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए -3 को +3 कर देंगे, क्योंकि इक्वल के बाहर लाके इक्वल के बाहर गया तो पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे x के ऊपर से जो पावर है ना 2 उसे हटाने के लिए इक्वल के बाहर जब भेजेंगे तो वो रूट लग जाएगा। लेकिन रूट लगने से पहले बाहर एक नियम होता है कि जब भी कोई नंबर पे रूट लगाओ तो उससे पहले बाहर प्लस माइनस के साइन लग जाते हैं। तो ऐसा प्लस माइनस का साइन लगा दिया, इसलिए रूट प्लस माइनस के रूट में 3 इसका राइट आंसर है। क्लियर? तो चलिए, when a1/a2 = b1/b2 not = c1/c2 then the system of equation मतलब समीकरण का निकाय है ना। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा फ्रेंड्स, इसका बोला जा रहा है कि जब a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताओ कि a1x b1y और c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 कैसे? ठीक है, तो इसका सही है हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका बोला जा रहा है हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है भाई। क्या नहीं है? सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कोई हल नहीं होगा, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आपको समझने तो आ ही रहा है ना फ्रेंड्स, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, वरना क्योंकि भैया पढ़ाई के बीच बोर होना बहुत बुरी बात होती है, याद रखना। समझो तो इंटरेस्ट के साथ समझो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ी कॉमेडी भी करता हूँ, जिससे आपको मज़ा भी आए, पढ़ने में भी, समझने में भी, और एकदम झकास। अब तुम है ना पेपर में है ना स्कोरिंग करे आओगे, तुम्हारे टीचर तुम्हारी तारीफ करेगा, इसलिए बने रहो हमारे साथ। लाइन्स x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0 आर। हिंदी में क्या कहेंगे? x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 एंड रेखा है ना, रेखा है उसे हम कहते हैं लाइन्स।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट। क्योंकि जब भी ऐसे दो बिंदु आ जाते हैं इनको इंटरसेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? इंटरसेक्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रतिच्छेद करती है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले से ही बोल देता हूँ, वीडियो के बीच में किसी को कोई किसी प्रकार की ठोस लगी हो, मतलब ऐसा मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो या आपको बुरा लगा हो, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानना। मैं आप लोगों को थोड़ा जानबूझ के है ना आपको थोड़ा भला बुरा कह देता हूँ, क्योंकि जिससे क्या हुआ, आप लोग जब तब तक ये नहीं सुनेंगे ना, तब तक आपके मन में एक पढ़ाई के प्रति चिंगारी नहीं उठेगी। और चिंगारी भी जब ही उठती है जब उसकी चोट लगती है। तो चोट आपको देना जरूरी था, और चोट जब मैंने दी ना तब आप पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद है ना पेपर में है ना नहीं पेपर स्कोर कराना तुमने, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए देख लेना। और तुम्हारे माँ बाप कहेंगे ऐसा कौन सा टीचर है जिससे तुमने पढ़ा इतना अच्छा स्कोर करा है, देख लेना तुम, तब मुझे याद करोगे। इसलिए बुरा मत माना करो मेरी बात का, और अच्छे से मन लगा के पढ़ा करो तब तक। और बाकी सब मैं आपके साथ हुई, आपकी तैयारी के साथ हूँ, आपके हर समय पर मैं आपके तैयार हूँ। बस आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो को देखते रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट सीरीज़ में, वेब सीरीज़ नहीं, सीरीज़ मतलब मैथ की सीरीज़ में। तो चलो मिलते हैं।